हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो मैंने परचेस कर लिया नथिंग फ़ोन 4A, जो कि एकदम ही ब्रांड न्यू फ़ोन है फ्रॉम द ब्रांड नथिंग। मैंने से 1 साल पहले नथिंग फ़ोन 3A आया था, तो ये फ़ोन उसका सक्सेसर है। अब एक्चुअल में इस फ़ोन में आपको कितने अपग्रेड्स मिलते हैं, क्या क्या नए फीचर्स हैं, इसी के साथ कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पे इस फ़ोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते भी या फिर नहीं, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। अब मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ करा था, मुझे फ़ोन कल रात को डिलीवर हो गया था। यहाँ पे मैंने इसकी टेस्टिंग वगैरह कर ली है, थ्रॉटलिंग, बेंचमार्क, गेमिंग, इसी के साथ कैमरा टेस्ट वगैरह भी। एंड पहले ही बता दूँ, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, इसको मैंने खुद के पैसों से परचेज़ करा है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ एकदम ही ऑनेस्टली बताने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में। अब फ़ोन की प्राइसिंग डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे है, एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंटरनल स्टोरेज या रैम है उन पर प्राइस हाइक हो रखा है, उसी की वजह से हर फ़ोन की प्राइसिंग बढ़ गई है आज के टाइम पे। अब मैंने परचेज़ करा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, इसका जो बेस वेरिएंट आता है। एंड वैसे इसकी प्राइसिंग है 32,000 रुपीज़, मुझे पड़ गया 29,000 रुपीज़ का। एज मुझे मिल गया 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट SBI के क्रेडिट कार्ड पे। हाँ, एक सोचने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन 29,000 रुपीज़ में मैंने परचेज़ करा 128GB स्टोरेज वाला। एंड अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मोटोरोला का S70 फ्यूजन परचेज़ करा था 28,000 रुपीज़ में, जिसमें 256GB स्टोरेज है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली नथिंग की प्राइस थोड़ी ज़्यादा हायर साइड पे है। बाकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वैसे फ़ोन को ऑर्डर करने के बाद मुझे उसी दिन फ़ोन डिलीवर हो गया, मतलब इसकी फर्स्ट सेल कल आई थी 13 मार्च को, एंड मुझे ये फ़ोन लकीली कल 13 मार्च को ही रात में डिलीवर हो गया था। अब जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी नॉर्मल था, हमेशा की तरह ही। एंड जो डिलीवरी प्रोवाइड करी गई थी वो ई कार्ड की तरफ से नहीं बल्कि शैडो फैक्स की तरफ से प्रोवाइड करी गई थी। तो उसमें भी यहाँ पे प्रॉपर्ली OTP वगैरह रहता है, उसमें आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी रहती है। एंड आपको फ़ोन को प्रॉपर्ली चेक करने के बाद देन OTP बताना होता है, उसके बाद आपके यहाँ पे जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल मानी जाती है। एंड हाँ, मेक श्योर यहाँ पे आपको फ़ोन को अच्छी तरीके से चेक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि S70 फ्यूजन के अनबॉक्सिंग के टाइम पे मुझसे एक हल्की सी चीज़ मिस आउट हो गई। एज यहाँ पे आप देखेंगे इसके कैमरा में एक हल्का सा छोटा सा वाइट डॉट है, जो कि अंदर है, बाहर नहीं है। इसको मैंने क्लीन वगैरह करके देख लिया है। अभी डॉट इतना ज़्यादा माइनर है कि यहाँ पे नोटिस होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब उस टाइम पे इसको मैं देख लेता, उसके बाद भी यहाँ पे डिलीवरी एजेंट इस पर एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं, वो चीज़ बात की है। बाकी देखते हैं, इसको शायद अब मैं मोटोरोला ब्रांड पे ही लेके जाऊँगा इसको दिखाने के लिए इसका क्या हो सकता है। हालांकि डॉट काफ़ी ज़्यादा माइनर है, इससे कोई भी इशू नहीं आएगा कैमरा की परफॉर्मेंस में भी, पर फिर भी देखने से ऐसा लगता है यहाँ पे नए के नए फ़ोन में ऐसी चीज़ हो गई है। बाकी फ़ोन के बॉक्स में आपको ऑब्वियसली चार्जर नहीं मिलता है, आपको जस्ट यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है, दैट्स इट। तो आपको इस फ़ोन के लिए चार्जर अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। एंड जो नथिंग का ओरिजिनल चार्जर है उसकी प्राइस भी अच्छी खासी रहती है। हाँ, बट फ़ोन का अनबॉक्स करने के बाद एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, दैट यहाँ पे डिस्प्ले पे ऑलरेडी एक आपको फिल्म अप्लाइड मिलती है, जो कि एक पतली सी प्लास्टिक फिल्म है, बट बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको फ़ोन को अनबॉक्स करने के बाद ही तुरंत ही भागना नहीं पड़ेगा टेम्पर ग्लास अप्लाई करने के लिए। आप जस्ट फ़ोन को इस तरीके से नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हो कुछ दिन तक। अब वैसे फ़ोन की इन हैंड फीलिंग की बात करें, इसकी डायमेंशंस वगैरह, तो फ़ोन डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, एक ठीक ठाक साइज़ का फ़ोन है। एंड क्योंकि इसके डिज़ाइन में आपको यहाँ पे इस तरीके से एकदम ही फ्लैट एजेस मिलते हैं, दैट्स वाई फ़ोन को इस तरीके से हाथ में होल्ड करने में आपको एक हल्का सा बल्क फील होता है डेफिनेटली। क्योंकि जो साइड फ्रेम एंड बैक ग्लास अगर ये इस तरीके से थोड़ा सा कर्वेचर में होते तो फ़ोन को हाथ में होल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लगता है। एंड इसी के साथ फ़ोन की चौड़ाई भी अच्छी खासी है, सो यहाँ पे आप एक हाथ से इस तरीके से फ़ोन को आसानी से होल्ड नहीं कर पाओगे। एंड आपको ज़्यादातर केसेस में फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए 2 हाथ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। अब डायमेंशंस के साथ साथ फ़ोन का वेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, इसका वेट है अराउंड 205 ग्राम। बाकी वैसे फ़ोन हाथ में होल्ड करने में आपको ठीक ठाक सा प्रीमियम फील होता है प्राइस के अकॉर्डिंग। ऐसा इसी वजह से क्योंकि आपको यहाँ पे बैक में ग्लास मिलता है प्रॉपर्ली, कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करा गया है। अब वैसे यहाँ पे किस ग्रेड का ग्लास है वो कंपनी ने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है, बट आपको एटलीस्ट यहाँ पे ग्लास मिल रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। एंड वही साइड की बात करें तो यहाँ पे ऑल दो आपको प्लास्टिक मिलता है, बट इन्होंने यहाँ पे जो प्लास्टिक इस्तेमाल करा वो काइंड ऑफ एक रबरिश फिनिश में है। तो इसी वजह से यहाँ पे फ़ोन की जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी लगती है हाथ में होल्ड करने में, एंड फ़ोन बिल्कुल भी स्लिपरी फील नहीं होता है। सो मुझे चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में यहाँ पे नथिंग ने कुछ अलग करा है। एंड फ्रंट में मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन, सो यहाँ पे भी ये फ़ोन ठीक ठाक है फ्रंट डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए। अब बिल्ड क्वालिटी में मुझे यहाँ पे एक छोटी सी कंप्लेंट है, वो है रिगार्डिंग इसके बटन्स। अब बटन्स वैसे यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, वाइट पे सिल्वर कलर के, एंड ये मैट फिनिश में है, सो यहाँ पे आपको स्क्रैचेस वगैरह भी जल्दी दिखाई नहीं देंगे। बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो यहाँ पे आपको इसमें हल्का सा एक प्ले मिलेगा, मतलब इस तरीके से बटन्स हल्के से यहाँ पे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे तीनों बटन्स इस तरीके से मूव करते हैं, तो स्पेशली इस तरीके से बटन पे फिंगर को प्लेस करने के बाद आप इजीली इसको यहाँ पे मूव कर पाएंगे। इसमें आवाज़ भी आती है। बाकी जो लेफ़्ट वाला बटन है ये भी यहाँ पे मूव होता है, इसमें भी आपको आवाज़ सुनाई देगी।
हाँ, फ्रंट में आपको यहाँ पे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जिसकी स्पीड अच्छी है, मतलब जिस तरीके से बेसिकली जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी स्पीड रहती है तो जस्ट यहाँ पे नॉर्मल वैसी ही है। हाँ, बाकी जो इसकी पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर होती तो ज़्यादा बेटर रहता। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे फ़ोन का साइज़ अच्छा खासा है, तो आप फ़ोन को इस तरीके से ग्रिप करोगे, अगर आप कहीं बाहर हो फ़ोन हाथ से गिर ना जाए उस केस में आपको यहाँ पे नीचे इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल है ये चीज़। तो इसकी पोजीशन अगर यहाँ पे स्लाइटली ऊपर रहती लाइक यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता फिर। हाँ, बट एक चीज़ इसको थोड़ा सा कंपनसेट कर देती है, वो है इसका यहाँ पे जो आपको कैमरा बम्प मिलता है। सो आप फिंगर को इस तरीके से इस पर रेस्ट करके फिर फ़ोन को यहाँ पे कंफर्टेबली अनलॉक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक सहारा मिल जाता है। अब फ़ोन के बॉक्स में आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट केस भी मिलता है क्योंकि फुली सिलिकॉन है। सो मुझे नहीं लगता ये केस 1 महीने से ज़्यादा टिक भी पाएगा क्योंकि इस तरीके के केस बहुत ही जल्दी येलो होते हैं। बट एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दैट फ़ोन का अनबॉक्स करने के बाद इसको हम जैसे अप्लाई करते हैं तो आपको एकदम यहाँ पे फुली ट्रांसपेरेंट फील मिल जाता है। एंड केस को अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता भी नहीं यहाँ पे कोई कवर अप्लाई करा भी हुआ है। अब वैसे तो कंपनी यहाँ पे इसमें IP64 की रेटिंग प्रोवाइड कर रही है बट वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी रेटिंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको इस फ़ोन को IP रेटिंग में कोई ज़्यादा काउंट नहीं करना चाहिए। एज आप एक्चुअल नंबर्स देखेंगे तो वो जस्ट हैं 25 सेंटीमीटर फॉर 20 मिनट्स। सो 25 सेंटीमीटर्स की डेप्थ कुछ भी नहीं होती है, आपको कम से कम 1.5 मीटर की डेप्थ मिली जाती है नॉर्मली IP68 69 में। बाकी बैक में इस तरीके से आपको 63 मिनी LEDs मिलती हैं जो कि बेसिकली अलग अलग टास्क में वर्क कर जाती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं वॉल्यूम को कम या फिर ज़्यादा कर रहा हूँ तो देखने में डेफिनेटली काफ़ी कूल लगता है। बाकी इसी के साथ सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इसको ये नाम देते हैं ग्लिफ इंटरफेस। इसके आप इंटेंसिटी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, लाइक आप इसको कितना ब्राइट रखना चाहते हो। एंड इसी के साथ किस किस चीज़ में ये वर्क करे, लाइक रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन, फ्लिप टू ग्लिफ। तो इस तरीके से फ़ोन को फ्लिप करने के बाद यहाँ पे फिर LED लाइट जल जाती है इस तरीके से। मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। इसमें आप देखेंगे इसको ऑन करने के बाद जो ऊबर या फिर जोमेटो है इस पर आपको एक तरीके से प्रोग्रेस शो करेगा, जो आपका ऑर्डर है वो कितनी देर में डिलीवर होगा आपको यहीं से इंडिकेशन मिल जाएगा। बाकी रिंगटोन के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करती है, अलग अलग रिंगटोन में आपको यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो देखने में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव भी है, इसमें आपको कोई भी डिले या फिर लैग फील नहीं होगा। एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक एक्चुअल में आपको साउंड के साथ ही एकदम ही फील होती है, कोई भी इसमें डिले या फिर लैग नहीं है। बाकी कैमरा में इस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने पे जो रेड कलर की लाइट है वो इस तरीके से ब्लिंक करती है, तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे टच मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। इसको आप यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके बेजल्स की, क्योंकि डेफिनेटली देखने में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। सेम प्राइस में आने वाला ये मोटोरोला का फ़ोन आपको कितना ज़्यादा एक सीमलेस प्रीमियम एक्सपीरियंस दे देगा डिस्प्ले के मामले में। अब ऑल्दो इसमें कर्व डिस्प्ले इसकी वजह से आपको यहाँ पे बेजल्स बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपको देखने का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे मोटो में ज़्यादा बेटर लगेगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो थोड़े कम करे जा सकते थे। अब यहाँ पे जो आपको बेजल्स की सिमेट्री मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म है, लाइक चारों तरफ यहाँ पे इसका साइज़ बिल्कुल सेम है, बट फिर भी स्पेशली 30-35 हज़ार रुपये के हिसाब से यहाँ पे मुझे इसके बेजल्स ज़्यादा लगे हैं। वहीं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 6.78 इंचज़ की एक एमोलेड डिस्प्ले, इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। तो वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी क्विक है। बाकी एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है दैट इस बारी ब्रांड ने जो पिक्सल डेंसिटी है वो बढ़ा दी है। तो डिस्प्ले यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3A के मुकाबले ज़्यादा शार्प है एंड इसकी पिक्सल डेंसिटी अराउंड 440 ppi। अब ब्राइटनेस की बात करें तो ब्रांड क्लेम करता है 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, लाइक इंडोर में इस तरीके से जब हम ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करने के बाद ब्राइटनेस को फुल करेंगे तो इस केस में यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस 800 निट्स रहेगी। बट जैसे यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करने के बाद हम ब्राइटनेस को फुल कर देंगे, स्पेशली धूप में जब भी अपनी ब्राइटनेस को अपने आप ही इंक्रीज़ करेगा देन उस केस में ब्राइटनेस जा सकती है 1600 निट्स तक। एंड यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो ब्रांड क्लेम कर रहा है 4500 निट्स की, जो कि स्पेशली यहाँ पे रहती है HDR कंटेंट वगैरह के लिए। वो भी डिस्प्ले का काफ़ी छोटा सा पार्ट इतना ज़्यादा ब्राइट होता है, तो उस वाले नंबर को ज़्यादा कोई सीरियसली मत लेना। अब वैसे बात करें डिस्प्ले की ब्राइटनेस की, इसमें आपको मुझे इसकी ब्राइटनेस ठीक ठाक लगी आउटडोर में, बट ऐसा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। जिस तरीके से यहाँ पे 1600 निट्स को क्लेम कर रहे हैं तो उसके मुकाबले डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम ही लगा। एंड मैंने सोचा क्यों ना इसी सेम प्राइस के मोटो S70 फ्यूजन के साथ इसकी डिस्प्ले को कंपेयर कर लेते हैं। मैं सच में एकदम ही शॉक हो गया, लाइक जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा क्रेजी है
अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों फ़ोन्स में जो अडेप्टिव ब्राइटनेस है वो ऑन है, इनकी ब्राइटनेस मैक्सिमम 100% है। बट उसके बाद भी मोटोरोला कितना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली इसी के साथ आउटडोर में आप देखेंगे जो HDR परफॉर्मेंस है। वैसे मोटोरोला क्लेम कर रहा है 5200 निट्स की ब्राइटनेस, इन्हीं क्लेम करते हैं 4500 निट्स की, बट उसके बाद भी यहाँ पे डिफरेंस उससे भी कहीं ज़्यादा लग रहा है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा एकदम ही धूप में जाने के बाद इसकी यहाँ पे जो सेंसर है उस पर टॉर्च मार के भी देखा, बट उसके बाद भी यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस काफ़ी लिमिटेड सी लगती है। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस इज जस्ट एवरेज, बाकी जो इसके कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ट्रू टू लाइफ कलर्स प्रोड्यूस करती है इसकी डिस्प्ले। आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेशन नहीं दिखेगा, तो क्वालिटी डिस्प्ले की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसी के साथ यहाँ पे एक फ्लैट डिस्प्ले है, कुछ लोग यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले को प्रेफर भी करते हैं, तो टोटली आपकी चॉइस है। अब जैसे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, ये टोटली पर्सनल चॉइस हो जाती है, क्योंकि दिखने में यहाँ पे जो नथिंग OS है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, कोई आपको खास फीचर्स मिलते नहीं हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ काम के फीचर्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एकदम ही स्टॉक एक्सपीरियंस दे देता है। अब वैसे इसकी रिफाइनमेंट स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड ऑल दो इनको मार्केट में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उसके बाद भी यहाँ पे जो UI की स्मूथनेस आपको मिलती है वो काफ़ी पॉलिश्ड मिलती है। एंड स्पेशली बात करें यहाँ पे एनिमेशंस की, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्विक मिलेंगी। एक और चीज़ मैं नोटिस करी यहाँ पे फ़ोन्स में, इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद जो एनिमेशन है उसमें जिटर्स वगैरह आने लग जाते हैं, और उस चीज़ को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी एप्लीकेशन में भी यहाँ पे स्मूथनेस एकदम ही बरकरार है। बाकी फ़ोन को अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गई थी, जिसका साइज़ अराउंड 600 MB। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, जस्ट लाइक जनरल बग फिक्सेस, इसी के साथ जो कैमरा की एनहेंसमेंट्स हैं, विजुअल एनहेंसमेंट, तो ये काफ़ी अच्छी खासी अपडेट थी। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही मैंने फ़ोन की पूरी टेस्टिंग करी है, लाइक बेंचमार्क की, परफॉर्मेंस की, डिस्प्ले की, हर चीज़ की। बाकी इसी के साथ बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो यहाँ पे ब्रांड क्लेम कर रहा है इसमें आपको 3 साल के और मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स मिल जाएंगी। करंटली यहाँ पे रन कर रहा है एंड्रॉइड 16, नथिंगOS 4.1 पे। बाकी डिटेल में इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, हर फीचर की, इसके रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो में। एज ए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है। इसके बाद स्ट्रेट अवे बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर। इस चीज़ को यहाँ पे सेटिंग्स में भी प्रॉपर्ली शो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है दैट यहाँ पे हर वेरिएंट में ये UFS 3.1 की स्टोरेज दे रहे हैं। मेरे पास 128 GB का वेरिएंट है, इसमें भी आपको प्रॉपर्ली वही स्टोरेज मिलेगी जो कि इसके एकदम ही टॉप नॉच वेरिएंट में मिलेगी। बाकी इसी के साथ इसमें आपको मिल जाती है LPDDR5X की रैम, तो उन सभी चीज़ों में फ़ोन एकदम ही सॉर्टेड है। अब बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेंचमार्क को रन करा है, तो इसमें आपको काफ़ी ठीक ठाक से स्कोर्स मिल जाएंगे। अब मैं खास करके इसका स्कोर्स को कंपेयर करना चाहूँगा मोटोरोला S70 फ्यूजन के साथ, क्योंकि दोनों फ़ोन्स में एक्जैक्टली सेम स्टोरेज टाइप, इसी के साथ रैम, प्रोसेसर, हर चीज़ बिल्कुल ही सेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, ऑल्दो यहाँ पे S70 फ्यूजन स्लाइटली बेटर है। बाकी Antutu बेंचमार्क पे भी यहाँ पे जो S70 फ्यूजन है ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, जस्ट विद स्लाइट मार्जिन। एंड वही CPU थ्रोटल टेस्ट की बात करें, सो यहाँ पे मैंने इसमें रन करा 15 मिनट्स के लिए। सो वैसे आप देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा कम है, एकदम ही नाक के बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है वो बीच में येलो भी नहीं हुआ है, एकदम ही फुल परफॉर्मेंस से ज़्यादातर टाइम पे दे रहा था ग्रीन कलर के ग्राफ के साथ। वैसे आप देखेंगे 15 मिनट के बाद यहाँ पे जो इसका स्कोर है वो 91%, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 9% की थ्रॉटलिंग हुई है। एंड एक्जैक्टली सेम चिपसेट के साथ आने वाले S70 फ्यूजन में यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के बाद कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं हुई थी। बाकी इसका एंड S70 फ्यूजन का डिटेल कंपैरिजन मेरे चैनल पे काफ़ी जल्दी आने वाला है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बाकी हीटिंग की भी बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि इस फ़ोन में आपको बैक में ग्लास मिलता है, तो यहाँ पे हल्का फुल्का ये वार्म तो फील ज़रूर होता है हैवी टास्क परफॉर्म करने में, इसी के साथ गेमिंग वगैरह में भी। अब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं है, बट आपको यहाँ पे हल्का फुल्का एक फील हो जाएगा दैट यहाँ पे आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो। एंड वही गेमिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर गेम्स में अच्छी खासी ग्राफिक्स सेटिंग्स मिल जाती हैं। लाइक एशफल्ट में आपको प्रॉपर्ली 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, यानी अच्छी तरीके से 60 FPS पे गेम प्ले कर लेता है। आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी लैग जिटर्स नोटिस नहीं होंगे। एंड एक्चुअल में यहाँ पे जो चिपसेट है वो बहुत ही स्टेबल तरीके से परफॉर्म करता है। एंड वही बात करें BGMI की, उसमें आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड एक्चुअल में गेम प्ले भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी हाँ 120 FPS पर थोड़ी देर गेम प्ले करने के बाद फ़ोन बैक से थोड़ा बहुत वार्म ज़रूर से फील होता है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि इसमें आपको बैक में ग्लास मिलता है। एंड स्पेशली जिन फ़ोन्स में आपको बैक में प्लास्टिक मिलता है या फिर एक वीगन लेदर जैसे डिज़ाइन मिलता है, उनमें आपको हीटिंग थोड़ी कम फील होती है। सो ग्लास बैक का यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉबैक तो ज़रूर रहता है, जो कि एकदम ही नेचुरल चीज़ है। बाकी मैंने इसमें गेम प्ले करके देखा HDR+ एक्सट्रीम में, क्योंकि यहाँ पे उसको भी सपोर्ट करता है। अब HDR ग्राफिक्स पे यहाँ पे प्रॉपर्ली 60 FPS नहीं दिखते हैं।
कभी कभार आपको यहाँ पे हल्के फुल्के जिटर्स नोटिस ज़रूर होते हैं। एंड स्पेशली जिस तरीके से आपको हाई एंड फोन्स में या फिर आईफोन वगैरह में HDR एक्सट्रीम पे परफॉर्मेंस मिलती है एकदम ही चिपका के 60 FPS, वो आपको इतना ज़्यादा फील इसमें नहीं हो पाएगा। बट स्पेशली कम ग्राफिक्स पे हाई FPS का सपोर्ट लाइक 90 या फिर 120 वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड स्पेशली जिसको भी ठीक ठाक गेमिंग भी करनी है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गेमिंग तो नहीं, तो उस तरह के पर्सन भी यहाँ पे इस फ़ोन के साथ एकदम ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि एक फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ इसकी हैप्टिक वाइब्रेशन, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक प्राइस के हिसाब से इसके जो हैप्टिक फीडबैक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक प्राइस के हिसाब से जिस तरीके से इसमें आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो एकदम ही जस्टिफाइड है। एंड इसी के साथ कॉल के टाइम पे आने वाली वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। तो जो भी छोटी मोटी नोटिफिकेशन या फिर कॉल वगैरह यहाँ पे वाइब्रेशन मोड पे मिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसी प्राइस में कुछ फ़ोन्स में आपको वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा घटिया मिलती है। एंड स्पेशली यहाँ पे जो उसके स्पीकर्स हैं उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करा। आपको लाउडनेस अच्छी खासी मिल जाती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो आपको स्टीरियो इफेक्ट मिलता है काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है। एंड स्पेशली सभी फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं इसके स्पीकर्स। स्पेशली जो हाई नोट्स हैं, छनक वाली आवाज़ें हैं, वो बहुत ही अच्छी निकल कर आती हैं। तो गाने वगैरह सुनने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। इसी के साथ कुछ और चीज़ें, जस्ट लाइक इस वाले फ़ोन में eSIM का सपोर्ट है या फिर नहीं, तो आपको यहाँ पे eSIM का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसी के साथ इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी नहीं है। एंड काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स हैं वायरलेस चार्जिंग है या फिर नहीं, तो इसमें वो भी नहीं है। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे गूगल डायलर मिलता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है वो मिलेगी अनाउंसमेंट वाली। बाकी वैसे अगर आप किसी और डायलर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। अब कैमरास की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड इसी के साथ 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा जो कि आता है 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ। एंड इसी के साथ टेलीफोटो लेंस के थ्रू यहाँ पे आपको 7x का भी जूम ऑप्शन मिल जाता है। बाकी 8 मेगापिक्सल का एक बेसिक सा अल्ट्रा वाइड कैमरा, बाकी फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। एक्चुअल में यहाँ पे इसका आउटपुट किस तरीके से है उसकी बात करते हैं। सो पहले बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की, क्योंकि 8 मेगापिक्सल है इसकी वजह से यहाँ पे आपको इसमें शार्पनेस डिटेल्स बहुत कोई खास नहीं दिखेंगी। हाँ, बस सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के थ्रू यहाँ पे जो कलर्स हैं HDR डिसेंट तरीके से मैनेज कर लेता है। एंड जैसे स्विच करते हैं मेन कैमरा में तो इसमें आपको डेफिनेटली कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर शार्पनेस दिखेंगी, क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल का है। एंड पिक्सल बिनिंग के थ्रू ये फोटोज़ को अराउंड 12 मेगापिक्सल पे कैप्चर करता है। बाकी इसमें आपको 1x से ही 2x का ऑप्शन मिलता है जो कि डिजिटल जूम है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कलर साइंस है, वाइट बैलेंस है, वो हर चीज़ सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेन कैमरा से स्विच कर रहा है 2x में। बट जैसे स्विच करते हैं 3.5x टेलीफोटो कैमरा में तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी तो मिलती ही है ऑप्टिकल जूम की वजह से। एंड इसके बाद फर्दर 7x पे भी। बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे सो वो यहाँ पे आपको दिखेगा कलर टेम्परेचर में डिफरेंस। टेलीफोटो कैमरा में स्विच करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वार्म टोन शो होती है। एज राइट वाले सैंपल्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वार्म टोन दिख रही है। एंड एग्जैक्टली इस सिचुएशन में भी 3.5x एंड 7x पे। एंड स्पेशली मेन कैमरा से यहाँ पे जो शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगता है, ये कंसिस्टेंसी काफ़ी ख़राब करता है। बाकी जूम की बात करें, ब्रांड क्लेम कर रहा है इसमें आपको 70x तक का जूम मिलता है। बट आई थिंक यहाँ पे जो यूजेबल एक्चुअल जूम है वो 10 से लेके 15x ही है। एस 70x पे ऑब्वियसली यहाँ पे ऑयल पेंटिंग जैसा इफेक्ट दिखता है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा हैवीली डिजिटल प्रोसेसिंग करता है इसमें। ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सैंपल्स हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा से, उसके बाद 1x एंड 2x पे। सो यहाँ पे आपको मेनली कलर्स का, स्किन टोन का कोई मैसिव डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट जैसे स्विच करते हैं 2x के बाद 3.5x में, उसके बाद 7x में, सो अगेन जो चीज़ मैं आपको बता रहा था आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट दिखेगा। एंड सरप्राइजिंगली इन वाले सैंपल्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। ये पोर्ट्रेट सैंपल्स कैप्चर करें 1x 2x उसके बाद 3.5x पे। एंड जो टेलीफोटो कैमरा वाला फोटो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है। इनफैक्ट कभी कभार यहाँ पे जो कलर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट से लगते हैं। एज यहाँ पे मेरी टी शर्ट का कलर आप क्लियरली देख सकते हो। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको शार्पनेस डिटेल्स अच्छी मिलती हैं, 32 मेगापिक्सल है। एंड स्पेशली मैं नोटिस करा जब भी बैक में बहुत ज़्यादा लाइट होती है उस कंडीशन में भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से HDR को बैलेंस कर लेता है। एंड फेस का कलर इसी के साथ ओवरऑल पूरी इमेज में हर जगह पे कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं तब भी। तो सेल्फी कैमरा इज परफॉर्मिंग गुड, मुझे इससे कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। अब सेल्फी कैमरा से केवल ये 1080p की वीडियो शूट कर सकता है, भले 30 FPS या फिर 60 FPS। अभी वाली वीडियो है 30 FPS पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजरली ये HDR में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। एंड बैकग्राउंड में हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है। अब इस कंडीशन में जब मैंने स्क्रीन पे टैप करा एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए, देन इसने मुझे पूरा डार्क कर दिया। उसके बाद वापस से चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा है। सो एक्सपोजर कंट्रोल डेफिनेटली अच्छा वर्क नहीं कर रहा है करेंटली। इसके बाद बात करें 1080p 60 FPS की, ये वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी। जैसे आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन 1080p 30 जैसा ही मिल जाता है, बट स्मूथनेस काफ़ी बेटर मिलती है 60 FPS की वजह से। एंड शार्पनेस डिटेल्स में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सो आई वुड से आपको यहाँ पे 1080p 60 FPS इस्तेमाल करनी चाहिए बेटर क्वालिटी के लिए। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ नथिंग फ़ोन 4a के बैक कैमरा से। यहाँ पे 1080p 30 FPS में ही लेंस स्विचिंग कर सकता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अल्ट्रा वाइड कैमरा, इसमें आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत एक ओवर प्रोसेसिंग, ओवर शार्पनेस देखने को मिलेगी। जैसे इससे मैं स्विच करता हूँ 1x पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती हैं, एक हाई क्वालिटी वीडियो डेफिनेटली लगती है। बाकी इसके बाद जैसे स्विच करते हैं 3.5x टेलीफोटो कैमरा में, तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है जूम का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है ऑप्टिकल लेंस की वजह से। तो यहाँ पे आपको 1x 3.5x दोनों काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे देंगे, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा की क्वालिटी जस्ट डिसेंट है क्योंकि ये 8 मेगापिक्सल भी है। अब 4K 30 FPS पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान डिस्प्ले पे 1x एंड 3.5x दोनों ऑप्शन ये शो करता है, बट यहाँ पे अगर हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के बाद 1x से 3.5x के इस तरीके से जूम करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट डिजिटल जूम है। दैट मीन्स 4K 30 FPS में आप किसी भी लेंस पे स्विच नहीं कर पाता है। अगर आपको 3.5x विच इस टेलीफोटो कैमरा इस पर 4K 30 FPS की वीडियो शूट करनी है, तो आपको रिकॉर्डिंग के पहले इस पर टैप करना होगा। इस पर पहले से स्विच करने के बाद देन यहाँ पे आप इस वाली लेंस से वीडियो शूट कर सकते हो। एंड ये वीडियो है 1080p 60 FPS, तो यहाँ पे डेफिनेटली 4K 30 या फिर 1080p 30 के मुकाबले ओवर प्रोसेसिंग हल्की फुल्की ज़्यादा एक एक्स्ट्रा शार्पनेस दिख रही है। ऐसा लगता है यहाँ पे 60 FPS को कंपनसेट करने के लिए थोड़ा बहुत इस तरीके से ओवर प्रोसेसिंग कर रहा है। और आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी की वीडियो चाहिए इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे 4K पे शूट करना पड़ेगा। सो वैसे हार्डवेयर बेसिस पे आपको इसमें कैमरास काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, बट स्पेशली करेंटली यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एंड आपको हेयर एंड देयर कभी कभार इशूज़ देखने को मिल जाते हैं एक्सपोजर कंट्रोल में या फिर कलर शिफ्ट। बाकी स्पेशली यहाँ पे जो टेलीफोटो कैमरा वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, क्वालिटी वाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको शार्पनेस डिटेल्स स्पेशली कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड इसकी वीडियो है 4K 30 FPS पे, तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। जस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू छोटी मोटी चीज़ें फिक्स हो जाएं तो उसका कैमरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तब वही बैटरी की बात करें तो यहाँ पे मिलती है 5400 mAh की बैटरी। अब मैंने नाइट से इस फ़ोन को जितना भी इस्तेमाल करा है, मुझे बैटरी लाइफ एकदम ही सेटिस्फैक्ट्री लग रही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई अमेजिंग बैटरी लाइफ है, बट ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बैटरी लाइफ डेफिनेटली अबव एवरेज है। अब वैसे तो 5400 mAh की बैटरी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, बट क्योंकि कंपटीशन में 6000, 6500 या फिर 7000 mAh की बैटरी इजीली मिलने लग गई है, तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली यहाँ पे इसका जो नंबर है वो कम लगेगा। बट एक्चुअल में इसकी बैटरी लाइफ कैसा परफॉर्म करती है रियल वर्ल्ड में, तो उसके लिए मैं इसका बैटरी टेस्ट ज़रूर से लेके आऊँगा। बाकी वैसे नॉर्मली इस्तेमाल करने में फ़ोन एक दिन आराम से काट देगा, एंड एकदम ही लाइट यूजेज में ये फ़ोन आराम से 1 से लेकर 1.5 दिन तक भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, एंड स्पेशली यहाँ पे जो नथिंग OS है वो बहुत ज़्यादा कोई हैवी है नहीं, बहुत ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो इसका पूरा UI है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। बाकी इसका कंपैरिजन और अदर फोन्स के साथ काफ़ी जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला है। एंड इसी के साथ ही वाला वीडियो पसंद आया है, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।